हेलो। देखिए आपका ये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 शुरू किया गया था और एक लेक्चर अभी सामान्य बातों में दिया गया था। अब इसके बाद आपका निर्माण की तिथि बताई गई थी। इसके बाद अन्य बातें बताई गई थी। आइए अब सेक्शन वाइज चला जाए। अध्याय 1 प्रारंभिक बातें बता, उद्देश्य भी बता दिया गया था। अब आइए सेक्शन 1 देखा जाए। किसी भी कानून की धारा 1 दो तीन बातें बताती हैं और वह आपका उस कानून का संक्षिप्त नाम बताती हैं। इसके बाद विस्तार बताती हैं और आपका उसका प्रवर्तन तिथि बताती हैं। तो इस कानून का नाम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 होगा। यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर लागू होगा, यानी कि यह बाहर लागू नहीं है, केवल यूपी में लागू है। अतः इसे लोकल लॉ या स्थानीय विधि कहा जाता है। तत्पश्चात आपका इसका ये लागू कब हुआ, तो 2 सितंबर 1973 को लागू हुआ। इस प्रकार धारा 1 समाप्त होती हैं। अब धारा 2, जहाँ तक धारा 2 की बात है, धारा 2 में कुछ डिफिनीशन दी गई है, कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है, जहाँ से क्वेश्चन आपके कम ही बनते हैं। एचजीएस में भले संभावना हो, लेकिन फिर भी जो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको देख लिया जाए। देखिए पहली परिभाषा आपका सुविधा की दी गई है, यानी कि धारा 2A में सुविधा शब्द को परिभाषित किया गया है। तो सुविधा में क्या क्या शामिल है, तो सुविधा के अंतर्गत सड़क भी शामिल है, जल आपूर्ति भी शामिल है, सड़क प्रकाश भी शामिल है, यानी कि सड़क पर प्रकाश करना, जल निकास भी शामिल है, मल निकास भी शामिल है, लोक कार्य और ऐसी अन्य सुविधा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे। इसका मतलब ये हुआ सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी इत्यादि तो सुविधा में शामिल ही है। और राज्य सरकार को भी शक्ति प्राप्त है कि वह नोटिफिकेशन जारी करके सुविधा में और चीज़ों को क्या कर दे, ऐड कर दे। ये किसको शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार को। 2B में भवन या बिल्डिंग की परिभाषा दी गई है। देखिए भवन के अंतर्गत कोई संरचना, निर्माण या संरचना या निर्माण का भाग आता है, यानी कि कोई संरचना या निर्माण या उसका कोई पार्ट आता है, चाहे उसका प्रयोग आवासीय रूप में हो या औद्योगिक रूप में हो या वाणिज्यिक रूप में हो या अन्य उद्देश्यों के लिए हो। आपका 2B। इसके बाद आपका जो पूछा जा सकता है, धारा 2E आ सकता है। विकास का मतलब क्या हुआ, यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि विकास की परिभाषा, डेवलपमेंट की परिभाषा 2E में दी गई है। देखिए विकास से इसके व्याकरणिक परिवर्तनों सहित भूमि में या भूमि पर या उसके ऊपर या उसके नीचे, यानी कि भूमि पर या भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे क्या करना, निर्माण करना, अभियांत्रिकी करना यानी कि इंजीनियरिंग करना, खनन करना, अन्य संक्रिया करना या किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है। और इसमें पुनर्विकास यानी कि भूमि का फिर से क्या करना, विकास करना भी शामिल है।
इसके बाद 2F आती हैं विकास क्षेत्र या डेवलपमेंट एरिया। विकास क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? तो विकास क्षेत्र की घोषणा याद रखना है, राज्य सरकार करती हैं और किस धारा के तहत? सेक्शन 3 के तहत। तो जो सेक्शन 3 के तहत आपका विकास क्षेत्र की घोषणा की गई है उसे ही विकास क्षेत्र कहा जाएगा। कोरिलेट कर लेना है कौन सी धारा के तहत? 3 के तहत। कौन घोषित करती हैं? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद 2G विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण का मतलब क्या हुआ? तो विकास प्राधिकरण का मतलब हुआ कि जिसे धारा 4 के तहत, धारा 4 के तहत विकास प्राधिकरण गठित किया गया है उसी को विकास प्राधिकरण कहा जाएगा। इसके बाद आपका जो पूछा जा सकता है आपका भवन निर्माण करना, यानी कि आपका धारा 2L, धारा 2L पूछा जा सकता है कि भवन निर्माण करना यहाँ परिभाषित है। इसके बाद धारा 2LL में जल शुल्क है, आपका 2M में क्षेत्र है और 2N में भूमि या लैंड को परिभाषित किया गया है। देखिए चांस कम रहता है, फिर भी सतर्कतावश एक बार आपका बताया गया। जो अध्याय 2 से आपका क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से मेंस में भी बनते हैं, प्री में भी बनते हैं। क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए और उस हिसाब से आपका इत्यादि बातें चला जाए। देखिए आपका अध्याय 2 से मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन बनता है आपका विकास क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? एक तो ये बन जाता है कि डेवलपमेंट एरिया, विकास क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और विकास प्राधिकरण का गठन कैसे किया जाता है, अर्थात विकास प्राधिकरण का गठन कैसे होगा, कौन कौन लोग आपका कह सकते हैं कि इसमें शामिल होंगे। तो पहले आपका यो विकास क्षेत्र घोषित किया जाए और तब विकास प्राधिकरण। पहले सामान्य बातें समझ लीजिए। देखिए जो शहर या नगर थोड़ा आपका डेवलप हो गए हैं तो राज्य सरकार अगर चाहें तो उस शहर के या सिटी या नगर के विकास के लिए उस शहर को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती हैं। जब विकास क्षेत्र के रूप में धारा 3 में वह शहर घोषित हो गया तो धारा 4 के तहत उस शहर के विकास के लिए राज्य सरकार एक डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण का गठन करती है। यानी कि धारा दोनों याद रखनी है। विकास क्षेत्र की धारा में घोषित होता है तो 3 में, और विकास प्राधिकरण किस धारा के तहत गठित होता है तो क्या मारेंगे? सेक्शन 4। याद रखें कौन ये घोषित करेगा, बनाएगा? राज्य सरकार। अब विकास प्राधिकरण में कौन लोग होंगे, इसका कार्य क्या होगा, कैसे भंग किया जाएगा, इत्यादि बातें अब सेक्शन वाइज चलना है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर भी देखते रहा जाए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 3 में विकास क्षेत्र की घोषणा का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब भी ये लिखिए इसके पहले आपका परिभाषा लिखनी है कि विकास क्षेत्र को कहाँ परिभाषित किया गया। मेंस में लिखते समय आप वहाँ से कोरिलेट करके लिखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ
देखिए, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 2F में विकास क्षेत्र की को परिभाषित किया गया। यहाँ सेट करिएगा, यानी कि जब भी धारा 3 लिखिए मेंस में, तो कम से कम विकास क्षेत्र की परिभाषा जरूर लिख लीजिए। तो धारा 3 के आगे ही को रिलेट करना है, कौन सा? 2F, याद रखिएगा। विकास क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि विकास क्षेत्र से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र होना घोषित किया गया है। यानी कि परिभाषा से यही मतलब निकला कि जिन क्षेत्रों को सेक्शन 3 के तहत डेवलपमेंट एरिया घोषित किया गया है, उसी एरिया को ही, उसी नगर को ही, माने उसी को हम क्या कहेंगे? विकास क्षेत्र। अब उसके बाद धारा 3 लिखिएगा। धारा 3 विकास क्षेत्रों की घोषणा। तो देखिए डायरेक्ट और समझा भी जाए। यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेत्र को विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र होने की घोषणा कर सकती है। तो विकास क्षेत्र की घोषणा कौन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। किस सेक्शन के तहत किया जाता है पूछ ले, तो आपका क्या जवाब रहेगा? सेक्शन 3। समाप्त हो गया 3। धारा 4 आप लिखिएगा, विकास प्राधिकरण। तो जब सेक्शन 4 पढ़िएगा, तो सबसे पहले जो विकास प्राधिकरण की डिफिनीशन दी गई है उसको कोरिलेट करके पढ़िएगा। देखिए, विकास नगर नियोजन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 2G में, जी यहाँ जोड़ लेना है, यानी कि धारा 4 पढ़ते समय कौन जोड़ लेना है? जी में आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात विकास प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। विकास प्राधिकरण का तात्पर्य उस क्षेत्र के लिए धारा 4 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से है। यानी कि विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब हुआ सेक्शन 4 के तहत गठित डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब धारा 4 डिटेल में हमें पढ़ना है, मेंस के लिए याद भी करना है। विकास प्राधिकरण का गठन और इनमें कितने कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये मेंस में भी पूछा जाता है। इसके बाद विकास प्राधिकरण का कार्य आएगा। देखिए भाई एक एक करके। सेक्शन 4 का क्लाज 1, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जो विकास प्राधिकरण कहलाएगा। यानी कि जब धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, उसके बाद ही विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। विकास प्राधिकरण का गठन अपने आप नहीं होगा, तो भाई कौन करेगा? तो होगा तो अधिसूचना द्वारा राजपत्र में कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, अपने आप नहीं होगा। विकास प्राधिकरण का नाम आपको बता दिया जाए।
जिस शहर के लिए विकास प्राधिकरण गठित होता है उस शहर के नाम पर ही उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि आपका प्रयागराज विकास प्राधिकरण, तो यहाँ आपका नाम हो जाएगा अगर प्रयागराज के लिए विकास प्राधिकरण बना है तो इसका नाम क्या होगा? प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA। PDA। जैसे लखनऊ के लिए बन गया तो लखनऊ के लिए आपका LDA, यानी कि आपका लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे बनारस के लिए बन गया तो आपका BDA, यानी कि बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले विकास क्षेत्र की घोषणा की जाती है किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 3 के तहत। और उसके बाद राज्य सरकार उस शहर के विकास के लिए क्या बनाती है? आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे देखिए क्लाज 2 देखिए, प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नाम से निगमित होगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो प्राधिकरण होगा वह राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना राजपत्र में जारी की गई है उस नाम से निगमित निकाय होगा, यानी कि कारपोरेट बॉडी होगी। अब तुरंत कारपोरेट बॉडी पर आ जाना है और इसको समझना है। देखिए निगमित निकाय का मतलब क्या हुआ, इसके लिए हल्का सा जुरिस्प्रूडेंस में जाना पड़ेगा। जहाँ तक जुरिस्प्रूडेंस की बात है, विधि शास्त्र की बात है, विधि शास्त्र में पर्सनालिटी का उल्लेख किया गया। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब ये हुआ कि यानी कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति भले ही वह जीवित प्राणी न हो अपने नाम से वाद ला सकता है और उसके नाम के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। फिर एक बार देखिए, अगर कोई निगमित निकाय है इसका मतलब ये हुआ कि वह वाद का पक्षकार हो सकता है। सतर्क रहिए, यानी कि वह अपने नाम से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकता है और उसके नाम के विरुद्ध भी कोई व्यक्ति वाद ला सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में? कारपोरेट बॉडी। अगला देखिए, आपका अगला नियम देखिए, निगमित निकाय होगा जिसे जंगम एवं जंगम यानी कि मूवेबल चल, जिसे चल एवं अस्थावर, अस्थावर माने अचल, दोनों प्रकार की संपत्ति, यानी कि कारपोरेट बॉडी होगा यह विकास प्राधिकरण, और चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, यानी कि अर्जित करने, धारित करने, अर्जित करने माने लेने, ना है तो लिख लेना है। धारित करना माने होल्ड करना, अपने पास बनाए रखना। एवं व्ययन करने, व्ययन करने माने डिस्पोज ऑफ करने, किसी को पट्टा पर देने, किसी को बेचने इत्यादि। रटे रहिए, क्या करना? किसी को पट्टा पर देने इत्यादि। तथा संविदा करने की शक्ति के साथ, यानी कि आपका विकास प्राधिकरण को अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने की भी शक्ति होगी, संविदा की भी शक्ति होगी। याद रखिए, शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति आएगा जाएगा लेकिन जो ये विकास प्राधिकरण होगा ये बना रहेगा और आपका ये भंग नहीं होगा। व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है यह वहीं रहेगी और सामान्य मोहर होगी,
यानी कि विकास प्राधिकरण की एक मुद्रा होगी, सील होगी, मोहर होगी, और वह उक्त नाम से वाद दाखिल करेगा और उसके विरुद्ध वाद दाखिल किया जा सकेगा। यानी कि विकास प्राधिकरण अपने नाम से वादी बन सकता है, या विकास प्राधिकरण को क्या बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति द्वारा, प्रतिवादी। यानी कि वाद का पक्षकार हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तीसरा क्लाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विकास प्राधिकरण में कितने लोग होंगे ये बताया गया है, कौन कौन शामिल होता है ये भी मेंस के लिए तैयार करना है। तो देखिए, प्राधिकरण में उस विकास क्षेत्र के संबंध में जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित नगर का संपूर्ण या कोई भाग शामिल है, निम्नलिखित सदस्य होंगे। तो कौन कौन मेंबर होंगे, देखिए एक एक करके। पहला, अध्यक्ष एक होगा। तो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा। तो जो वरिष्ठ आपका अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं इत्यादि, उन्हीं को इस विकास प्राधिकरण का आपका प्रेसिडेंट बनाया जाता, अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन वर्तमान ज़्यादातर मामलों में राजनीतिक मने तरीके से भी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि हमारा आदमी रहेगा तो हमारे मन माफी क्या करेगा, काम। दूसरा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। दूसरा, उपाध्यक्ष होगा, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा देखिए, राज्य सरकार के उस विभाग का जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरणों से संबंध कारोबार का संव्यवहार किया जा रहा है, भार साधक सचिव ये पदेन सदस्य होगा। यानी कि विकास प्राधिकरण जिस एरिया माने जो जिस विषय पर काम कर रहा है, उस विषय में जो राज्य का मंत्री होगा, उनके जो सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे, वह पदेन इनके क्या पदेन आपका कह सकते हैं कि मेंबर होंगे। दूसरा, राज्य सरकार के वित्त विभाग का भार साधक सचिव, यानी कि जो फाइनेंस आपका डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का, तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो सचिव होगा वो भी पदेन, माने इनकी नियुक्ति नहीं करना है, पदेन को कहा जाता है इन ऑफिसियो। इन ऑफिसियो का मतलब अपने आप, अपने आप का मतलब ये हुआ कि एक पद पर आप कायम हैं तो दूसरा पद आपको अपने आप स्वतः मिल जाता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति पदेन क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। वह शपथ लेता है उपराष्ट्रपति की, लेकिन कार्य कौन करता है मुख्य रूप से, तो राज्यसभा के सभापति का वेतन भत्ता भी उपराष्ट्रपति के तौर पर न मिलकर किस तौर पर मिलता है, तो राज्यसभा के किसके, सभापति के रूप में। इसी को आपका एक्स ऑफिसियो कहते हैं भाई, इन ऑफिसियो नहीं, एक्स ऑफिसियो। अगला देखिए, मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश, ये भी सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं मल निकास अधिनियम 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबंध निदेशक आपका जो होगा वह भी मेंबर होगा। मुख्य नगर अधिकारी ये भी मेंबर होंगे प्रत्येक जिले का जिसका कोई भाग विकास क्षेत्र में शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट पदेन मेंबर होंगे यानी कि डीएम। 4 सदस्य जिनका निर्वाचन उक्त नगर के
जहां से वे स्वयं हैं नगर महापालिका के सभासदों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है उस क्षेत्र की जो आपका नगर महापालिका है उनके सदस्य अपने में से कितने मेंबर चुनेंगे? 4। अगला देखिए, परंतु यह कि ऐसा सदस्य पद धारण करने से प्रवृत्त हो जाएगा जैसे ही वह नगरपालिका का सदस्य रहने से प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि जैसे ही नगरपालिका की सदस्यता छिन गई तो विकास प्राधिकरण का भी मेंबरशिप क्या होगी? अपने आप छिन जाएगी, रहेगी नहीं। अगला देखिए, राज्य सरकार 3 से अनधिक सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकेगी। यानी कि राज्य सरकार अपनी ओर से कितने मेंबरों को नॉमिनेट कर सकती हैं, मनोनीत कर सकती हैं? तो अधिकतम कितने मेंबर? 3। इसके बाद देखिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति आपका पूर्णकालिक होगी। पूर्णकालिक यानी कि 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, चूंकि सरकार। 5वां देखिए, उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधियों में से ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होगा जैसे इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। आइए 6वां खंड देखा जाए। उपधारा 3 के खंड सी, डी, ई, एफ में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के बजाय खंड ग या घ में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में विभाग के उप सचिव से अनिम्न और खंड ई में निर्दिष्ट सदस्य के मामले में नगर नियोजक से अनिम्न श्रेणी तथा खंड च में, यानी कि ये बहुत अच्छा नहीं पढ़ना है, यानी कि कुछ जो पदेन मेंबर हैं, बस एक लाइन, वे बैठक में स्वयं शामिल न होकर अपनी ओर से किसी अन्य उच्च अधिकारी को भेज सकते हैं। बस एक लाइन याद रखना है, पूरा नहीं, खंड च नहीं। यानी कि बैठक में वो क्या कर सकते हैं? तो स्वयं न जाकर कुछ लोग क्या कर सकते हैं? किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को भेज सकते हैं। 7वां खंड देखिए, उपधारा 3 में वर्णित क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के संबंध में प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 5 से अन्यून्य और 11 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें विकास क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले नगरपालिका परिषदों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों से कम एक सदस्य शामिल हैं जो ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। परंतु यह कि उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेंगे और ऐसा त्याग पत्र स्वीकृत किए जाने पर उनका पद रिक्त समझा जाएगा। और लास्ट है, प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता या उसके गठन में किसी व्यतिक्रम के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राधिकरण में कुछ रिक्ति भी हो गई है तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि रिक्ति है या कुछ लोग हैं ही नहीं और बैठक हो गई तो बैठक वैध मानी जाएगी। अब ये है एक पॉइंट इसमें बताता है कि अगर जो क्लाज 3 में आपका ध्यान में रखना है 7वां पॉइंट 7वां खंड के हिसाब से,
यानी कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका। अगर जहां उत्तर प्रदेश नगर महापालिका नहीं है लेकिन अन्य संस्थाएं हैं, यानी कि आपका तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जो नगर पालिका के आपका मेंबर होंगे उनमें से कम कितना, 5, एवं आपका अधिकतम कितना, 11, जो उसमें से आपका लिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये सेक्शन 4 भी बता दिया गया। इसको हम कल और थोड़ा बता देंगे। जो ये नगर महापालिका से भिन्न क्षेत्र हैं तो उसमें कैसा मेंबर कितने होंगे। तो इस प्रकार आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है।